हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है रोहित संगम और आप देख रहे हैं ज्ञान बायो चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे मुझे बहुत प्यार दिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। तो आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड का पूरा एक तरीके से कहें स्केलेटल सिस्टम सा बता दिया था, या कहें एक संरचना बताई थी, समरी बताई थी एक तरीके से। तो वो आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होती है ना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आरबीसी होती क्या है। तो आपको बता दें कि आरबीसी एक सेल है, यानी कि कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका या फिर सेल है। आप सेल के बारे में तो जानते ही होंगे। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रो मीन्स बेटर टर्म होता है रेड, और साइट्स माने होता है सेल्स। ठीक है, आप मेरी वीडियो में यही देखोगे कि मैं टर्म से ही बायो समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे एरिथ्रो में एरिथ्रो मीन्स क्या है? रेड, और साइट्स मीन्स क्या है? सेल। तो रेड ब्लड सेल्स कौन कहलाती हैं? आरबीसी, या फिर हम एरिथ्रोसाइट्स इनको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट हैं, ये सब हमको पढ़ना जरूरी है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है। जैसे कि मोस्ट एबंडेंट सेल्स इन ब्लड, यानी कि आरबीसी की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाने वाली संख्या होती है। यानी कि आरबीसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ब्लड में। ठीक है दोस्तों, कितनी पाई जाएंगी? मेल में इनकी संख्या जो होगी वो 5.5 मिलियन होगी। 5.5 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने? 10 लाख। तो 5.5 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 55 लाख। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे? 55 लाख। तो मेल में आरबीसी की जो संख्या होगी वो या तो आप कह सकते हो 55 लाख होगी, या तो 55 लाख, या फिर 5.5 मिलियन। ठीक है, अब फीमेल में इनकी संख्या होगी वो होगी आपकी 4.5 मिलियन, या फिर कह सकते हो 45 लाख। कितनी? 45 लाख। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये बाइकॉनकेव होती हैं। बाइकॉनकेव में जैसे कि एक कॉनकेव और दो कॉनकेव, ये दो सरफेस होगी कॉनकेव की, इसको हमने ऐसे ये कर दिया, तो ये बाइकॉनकेव वाला सरफेस हो जाता है। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर, जो शेप होता है वो कैसा होता है? बाइकॉनकेव। अच्छा, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। लेकिन आरबीसी जब बन रही होती है, जब स्टार्टिंग आरबीसी का जो कुछ मतलब इनिशियल टाइम ऑफ पीरियड जो बन रही होती है आरबीसी, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में, और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि जैसे ही आरबीसी मैच्योर होती है, बनना बिल्कुल बन जाती है, मैच्योर होती है, उसी समय पर क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब क्यों हो जाता है? गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि आरबीसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ठीक है, आरबीसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, बाइंड कर सके, उसे ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए ये न्यूक्लियस जो है गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, आरबीसी में से। अच्छा, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, ये बात सही है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जैसे कि कैमल फैमिली है, और लामा कैमल फैमिली में ही आता है शायद। तो कैमल फैमिली जो है, इसमें क्या होता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। मैच्योर आरबीसी जो होगी उसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, कुछ इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कभी भी। तो अब इनके अंदर रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि एक पिगमेंट होता है, एक इनके अंदर पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। वो रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का, और उसमें क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी के अंदर एक लाल कलर का पिगमेंट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किन किन से मिलकर बना होता है? हीमोग्लोबिन जो है आपका हीम प्लस ग्लोबिन से बना होता है। किससे? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो होता है वो आयरन होता है, ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन होती है। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन रोल फंक्शन बाइंड O2 मॉलिक्यूल, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस जगह पे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है? तो आप लोगों को बता दें कि 4 मॉलिक्यूल को, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को, ठीक है, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एटम नहीं, 4 मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, बाइंड करता है। अगर मैं यहाँ पे एटम बोलूँ तो आपको बोलना है 8 एटम। कितना? 8 एटम, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे इस जगह पे। अच्छा, फॉर्मेशन ये बनती कहाँ पर है? आपको पता ही है कि ब्लड की जो ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो आपके जो है बोन मैरो में बनती हैं। लेकिन बोन मैरो क्या चीज़ है? बोन मैरो आपको बता दें कि कोई भी आपने बोन देखी होगी, जो लॉन्ग बोन होती हैं, लॉन्ग बोन, लंबी वाली बोन्स होती हैं, उनके इनके टिप पर जो है आपकी ये बोन मैरो होती है। क्या होती है? बोन मैरो, जहाँ पर ये आरबीसी बनती हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? ठीक है। आरबीसी लाइफ टाइम 120 डेज, यानी कि इनका जो लाइफ टाइम है, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है तो वो कितना होता है? 120 डेज है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, आरबीसी जो है स्प्लीन में जाके मर जाती हैं। किस में जाके? स्प्लीन में। इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होती है? ग्रेवयार्ड हम कब्रिस्तान को बोलते हैं। किसको? कब्रिस्तान को। इस आरबीसी का अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत जगह पे पूछा, मैंने देखा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है ना। तो आप लोगों को बताना है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, स्प्लीन को हम इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत ब्लड यहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टोर रखा रहता है, इसलिए हम इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और ये इमरजेंसी क्यों कहते हैं? इमरजेंसी इसलिए कहते हैं यदि आपको चोट लग जाए, कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस जगह क्या है? ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है तो फिर आपको जहाँ से ब्लड मिलता है वो यही ऑर्गन है, कौन? स्प्लीन। फिर यहाँ से जो स्टोर ब्लड है वो लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ समझ में आई आपको? यहाँ से यहाँ तक पॉइंट समझ में आए? अच्छा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है वो मैंने क्या बनाया है? ये डायग्राम मैंने स्प्लीन की प्रोसेस बताई कि स्प्लीन में जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कैसे हो रही है स्प्लीन में। ये करने के लिए मैंने क्या किया, जो स्प्लीन के अंदर का प्रोसेस है, मैंने ये ब्लू कलर का दिख रही है, ये स्प्लीन के अंदर है ये चीज़, ठीक है। या कह सकते हो आप, एक तरीके से कह सकते हो कि ये स्प्लीन मान लो एक तरीके से, है ना। वैसे ये एक ही बनाया मैंने, स्प्लीन में ऐसे कई सारे होते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जो आरबीसी मजबूत होगी, मतलब कम लाइफ टाइम होगा जिसका, जैसे कि मान के चलो 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज या 18 डेज जो भी होगा, तो वो आरबीसी क्या होगी? फ्लेक्सिबल होगी, है ना, लचीली होगी, है ना। समझ में आ रही? लचीली। तो अच्छा, लचीला एक तरीके से आपको एक समझाऊँ, आरबीसी का खेल बताऊँ एक तरीके से। आपने कभी भी आपके घर में जो मैकरोनी जिसे हम बोलते हैं मैकरोनी, वो आपने देखी होगी। तो मैकरोनी में क्या होता है, जब ये मैकरोनी बन जाती है तो आप उसको दबा के देखना, तो वहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है ना। जैसे आप दबाओगे तो वो दूर, हल्का सा दूर भागने की कोशिश करती है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे होता है इस स्प्लीन में। ये आरबीसी फ्लेक्सिबल के कारण अंदर चली जाती हैं, जो नई होती हैं, है ना, नई होती हैं, जिनकी अभी उम्र नहीं हुई है, कुछ 40 डेज जो भी है, तो वो क्या होती हैं, वो यहाँ से पार हो जाती हैं और वो आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। लेकिन जिन आरबीसी की उम्र एज 120 डेज हो चुकी है, 110 डेज हो चुकी है, तो उन आरबीसी का क्या होता है, वो आरबीसी यहाँ पे जो है फंस जाती हैं, है ना। इन जो आप पिट्स देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, गड्ढे देख रहे हैं, उनमें क्या है, वो फंस जाएंगी, क्योंकि इनमें अब फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रही है जितनी उस उम्र में थी। अब इनकी उम्र हो चुकी है तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, जिससे क्या होगी, ये यहाँ पे फंस जाएंगी। और जैसे ये फंस जाएंगी वहाँ पे, वहीं उसी समय पे मैक्रोफेज को जो है संदेश पहुँचता है, एक मैसेज पहुँचता है कि भाई यहाँ पे कोई सेल की डेथ हो चुकी है, आप जाके उठाइए उनको, देखिए कौन है वो। जब मैक्रोफेज यहाँ पे आते हैं तो वो देखते हैं, अरे ये तो अपनी आरबीसी है, लगता है इनकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब इनको हमें जो है अंतिम संस्कार इनका कर देना चाहिए। तो मैक्रोफेजेस आती हैं। अच्छा, मैक्रोफेज में यहाँ पे कौन सी होती है? मोनोसाइट्स ज़्यादातर आती हैं। कौन सी? मोनोसाइट्स।
तो ये ज़्यादातर आती है मोनोसाइट्स। तो मैक्रोफेजेज आती है तो इस फंसी हुई आरबीसी को कैप्चर करती है। वो कैप्चर कैसे करती है ये मैंने डायग्राम आपको बता दिया है। ये जो है स्यूडोपोडिया बनाकर इनको कैप्चर करती हैं। अमीबा भी स्यूडोपोडिया बनाकर अपना खाना कैप्चर करता है, ऐसे ही ये आरबीसी को या सड़ी हुई जो गली हुई सेल्स हैं उनको ये कैप्चर करती है। तो जैसे ही इसको कैप्चर कर लेगी, कैप्चर करने के बाद ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। ये मैक्रोफेजेज है, ये मोनोसाइट्स है ना। तो ये आरबीसी को क्या फिर ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ऐसे करके ऐसे ऐसे डिस्ट्रॉय कर देगी और ये मर जाएगी, गायब हो जाएगी। तो ये आपको स्प्लिन के अंदर समझ में आया ये पूरी प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने आरबीसी के बारे में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डब्ल्यूबीसी। कौन सा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को समझने से पहले एक आपको बता दें कि ये आपका इम्यून सिस्टम होता है। क्या होता है? इम्यून सिस्टम। जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी कोविड वायरस चल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए, इसे ही इम्यून सिस्टम बोला जाता है। इम्यून सिस्टम में ये सारी सेल आती हैं, ये 5 प्रकार की 5 टाइप्स की सेल्स आती हैं, न्यूट्रो, बेसो, ईओ और मोनो और लिम्फो। तो आपको इन्हीं के लिए इन्हीं को मजबूत करने के लिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए, एंटीऑक्सीडेंट खाइए, ठीक है, विटामिन सी की टैबलेट खाइए, विटामिन डी खाइए। तो ये क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मजबूती करने के लिए ये जो है टैबलेट्स जो है यूज होते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। जैसे हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ऐसे ही हम डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। समझ में आ रही है? तो ल्यूको का मतलब होता है वाइट। ल्यूको जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? वाइट। और साइट्स माने आपको पता ही है सेल्स, ठीक है। तो वाइट सेल्स है ना, और ये ब्लड में मौजूद है तो इसलिए हम उनको बोल देते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब ये कलरलेस होती हैं। अभी तो हमने यहाँ वाइट बोला, लेकिन ये कलरलेस क्यों बोल रहे हैं? कलरलेस का मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाइट जो है ऐसा, ये बोर्ड वाला कलर नहीं है वाइट, इनमें ये वाला कलर नहीं होता वाइट, इनमें वो वाला होता है जो आप कह सकते हो जो वाटर होता है ना, वाटर, एक तरीके से वाटर का जो कलर होता है ठीक उन्हीं जैसा इनका कलर होता है, इसलिए हम इनको वाइट बोलते हैं और कलरलेस भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। कलरलेस होंगे और न्यूक्लिएटेड, कलरलेस और न्यूक्लिएटेड, यानी कि ये आरबीसी की तरह ई न्यूक्लिएटेड नहीं होंगे, मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लेकिन इनमें तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना ये चीज़ें। ऐसा नहीं कि इनमें आप जो है इनका न्यूक्लियस उठा के वहाँ शिफ्ट कर दो ताकि डब्ल्यूबीसी जो है हम कह दें कि भाई इनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी? यहाँ पे मैंने 6 to 8,000 लिख दिया है, वैसे इनकी 4 to 11,000 तक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब, पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है ये वाली चीज़। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड होती है ये, यानी कि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ हावर से 6 डेज़ के बीच तक इनका जो है टाइम पीरियड होता है। इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट जो है हम बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में। ग्रैनुलोसाइट्स मीन मतलब ग्रैनुलो मीन्स आपके दाने और साइट्स माने सेल्स, यानी कि जिन सेल्स में आपके जो दाने पाए जाएंगे उनको हम ग्रैनुलोसाइट्स में कैटेगरी में बांट देते हैं। और जिन डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं उनमें आपके ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं आपका वो आपके इस कैटेगरी में आएंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स में, ठीक है। अब ग्रैनुलोसाइट्स में 3 कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। न्यूट्रो, बेसो, इओसिनोफिल्स, ठीक है। बात करें अगर न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स जो है न्यूट्रल नेचर की होती हैं, है ना, ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। और इनको हम फेगोसाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही मोनोसाइट्स फंक्शन करती है, फेगोसाइटिक का ये सड़ी हुई गली हुई सेल्स को खा रही हैं, ऐसा ही काम न्यूट्रोफिल्स भी करती हैं, ठीक है। ऐसा ही काम कौन करती हैं? हमारी न्यूट्रोफिल्स भी करती हैं, जो डेड हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मर जाती हैं, तो उनको खाने का कार्य कौन करता है? आपका न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, ये न्यूट्रोफिल्स का डायग्राम है, ठीक है। ये आपको जो अंदर जो दिख रहे हैं वो डॉटेड दिख रहे हैं, जिससे हमने ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, जिससे हमने इनको ग्रेनुलोसाइट्स इनकी पहचान है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स इनकी पहचान है। और इनमें क्या है 3 से 4 लोब, 7 लोब, 3 से 7 लोब पाए जाएंगे। ये लोब क्या है? एक तरीके से कह सकते हो आप गुच्छा सा है न्यूक्लियस का, यानी कि ये न्यूक्लियस जो है ऐसे लोबों में बटा रहता है। और ये आपको ये शेप कैसा दिख रहा है? घोड़े की जो नाल देखी है आपने, घोड़े की नाल, उसका शेप, ऐसा ही शेप दिख रहा है ये भी, ठीक है। अब
इसका शेप आपको पता पड़ गया, इसके न्यूक्लियस का शेप 3 से 7 लोब होते हैं, ज़्यादा कुछ इनमें हमें पढ़ना नहीं है। ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है ये आपको बना करके, ये फैगोसाइटिक को मैंने डायग्राम आपको बना दिया है, ठीक है। यानी कि जो आपको जो WBC है, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, ये आपकी न्यूट्रोफिल्स है, ये आपका बैक्टीरिया है ना। कोई भी पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, जो भी हो, कुछ भी हो। तो अब होगा क्या कि ये इसको जो है सीडोपोडिया ये बना लेगा। जैसे आपको एक खाली वाला स्थान दिख रहा है यहाँ पे, ये सीडोपोडिया बना के इसको अंदर एंटर कर लेगा, है ना, इनगल्फ कर लेगा। एंटर अंदर जाने की जो प्रोसेस होती है इसको खा लेना, इसको हम बोलते हैं इनगल्फ, ENGULF, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखते होंगे कि ये न्यूट्रोफिल्स जो है ये आपके बैक्टीरिया पहुँच गए अंदर, और ये जो है डिसअपियर हो गया, टूट गया, ठीक है। समझ में आ रही है न्यूट्रोफिल्स ने फैगोसाइट कैसे की, आपको समझ में आ गया। अब बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स में क्या है, ये बेसिक नेचर की होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप में होता है। जैसा इनका हॉर्स नील, जो घोड़े की जो नाल थी उसका ऐसा शेप था, ऐसा। अब इनका जो है एस शेप होगा, इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, एस शेप। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एस शेप बेसोफिल्स में। तो एस शेप न्यूक्लियस होता है। इनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 0.5 to 1%। और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कितना होता है, 60 से 65%। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बेसोफिल्स जो 3 केमिकल रिलीज करती है, हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन, है ना। इनको आप डिस्क्राइब करूँगा मैं आपके सामने। हिस्टामिन ये क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि ब्रोंको पता है आपको कहाँ पे होते हैं, ब्रोंको आपके फेफड़ों में होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकास जो भी होते हैं, है ना, ब्रोंक्यूल्स, तो ये सारे आपके फेफड़ों में मौजूद होते हैं। फेफड़ों में ब्रोंको क्या चीज़ है, वो होती है पाइपलाइन, एक तरीके से समझो पाइपलाइन, जिससे ऑक्सीजन जो है गुजरती है। तो ये क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है पतला करना, है ना, कंस्ट्रक्शन करना। तो ये क्या करता है, आपके फेफड़ों के जो ब्रोंकस होते हैं उनको यूँ कर देता, कम कर देता है, उनका वॉल्यूम कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी सांस फूलने लग जाती है, आपको दिक्कत होने लग जाती है ना। ये कब होता है, हिस्टामिन कब रिलीज होता है, जब आपको कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो, लाइक जैसे कि पोलन, डस्ट, ठीक है, आपको कोई भी वाटर आपको सूट नहीं करता कई जगहों पे, तो आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो वहाँ पे ये आपको हिस्टामिन आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको, मुझे मान के चलो, मुझे कोई किसी से एलर्जी है, पोलन से, अगर मैं किसी पोलन वाले एरिया में जाता हूँ तो मेरे अंदर पोलन जाएंगे। पोलन जाने के बाद क्या होगा, फिर मेरी जो बॉडी में जो बेसोफिल्स हैं ब्लड में, तो वो बेसोफिल्स क्या करेंगी, आपकी हिस्टामिन रिलीज करेंगी। क्या करेंगी, हिस्टामिन रिलीज करेंगी। तो होता क्या है, इन्हीं हिस्टामिन्स की वजह से आपको दिक्कतें हो जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब क्या करते हैं, फिर डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप एंटी हिस्टामिन लीजिए। एंटी हिस्टामिन मतलब कि सिटाजिन में आपका एंटी हिस्टामिन आता है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे एक वो हो जाती है पित्ती, जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आदेश से पड़ जाते हैं, डॉक्टर बोलता है एलर्जी, आपको क्या है, एलर्जी। तो आपके लिए क्या करता है, वो सिटाजिन की टैबलेट दे देता है, जिससे वो क्या होती है, पित्ती के लिए वो पित्ती आपके साफ़ हो जाती हैं। वो यही प्रोसेस है, एंटी हिस्टामिन सिटाजिन में होता है। ठीक है दोस्तों। बात करें हेपेरिन की, हेपेरिन क्या करता है, वैसोडाइलेटर, वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिसमें ब्लड पंप होता है ना, उसकी वेसल्स को क्या कर देता है, ये डायलेट कर देता है ना, यानी कि फैला देता है। अब यदि ये वेसल्स को फैलाएगा, तो एक बात बताइए, अगर आपका ब्लड वेसल्स पतली हैं, है ना, अगर इनमें पतली हैं, तो कहीं पे अगर आपका कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका जो ब्लड क्लॉट करने का फिर आपकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये हेपेरिन जो है आपका ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, मतलब फैला देगा। यदि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, तो उसमें क्या डायलेट हो जाएंगी, तो उसमें क्या है, आपकी जो क्लॉटिंग का जो चांस है ना, वो बहुत कम हो जाएंगे। क्लॉटिंग का जो चांस है बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, वो जो वेसल्स हैं उनको उनका साइज इंक्रीज कर दिया, यानी कि वॉल्यूम सरफेस बढ़ा दिया, तो उनमें जो है आपकी ब्लड क्लॉट के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यानी कि ये हमें ब्लड क्लॉट से बचाते हैं। कौन, हेपेरिन। समझ में आ रही है। अब बात करते हैं सीरोटोनिन की। सीरोटोनिन क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब जैसे हेपेरिन का काम क्या है, ये आपका वेसल्स को डायलेट कर देता है, तो और ये सीरोटोनिन क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करता है, पतला करता है। ठीक है, सेरोटोनिन। और एक और बात है सेरोटोनिन की, आपको बता दें कि ये हमें जो है डिप्रेशन से बचाता है। कौन, सेरोटोनिन। ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी केवल इतना याद रखो, ये एंटी डिप्रेसिव भी हम इसे बोलते हैं, किसको, सेरोटोनिन को, और वैसो कंस्ट्रिक्टर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। बात करें इओसिनोफिल्स की, ये एसिड नेचर के होते हैं और इनमें 2 लोब पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, तो इसमें एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस, ये 2 लोब्स में बटा होता है, मतलब। ठीक है,
इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रेन्यूल्स हैं, क्योंकि इसीलिए तुमने इनको ग्रेन्युलोसाइट्स में बांट दिया। तो इयोसिनोफिल्स की जो क्वांटिटी होती है वो 2 से 3% के अराउंड आसपास होती है। इनकी संख्या जो है आपकी जो इंटेस्टाइन है, बच्चे क्या करते हैं, मट्टी में खेलते हैं तो उनमें क्या वर्म पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं हाथ के, ठीक है, वो पेट में दर्द करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इनकी संख्या जो है बढ़ी हुई आती है। क्यों, क्या आती है, बढ़ी हुई, क्योंकि वहाँ पर फैगोसाइटिक करते हैं। वहाँ पर जो कीड़े वर्म्स हैं उनको जो फैगोसाइटिक करते हैं वो कौन करते हैं, इयोसिनोफिल्स। और ये क्या, एलर्जी में भी इनकी संख्या जो है बढ़ी हुई आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में पढ़ाया। अब बात करें ए ग्रेन्युलोसाइट्स की। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में जिसमें दाने नहीं पाए जाएंगे, इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनोसाइट्स, नंबर 2 लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे एक लार्ज टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसका मतलब ये है कि इनका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है ना। इनका जो साइज होता है वो ज़्यादा होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स का, वो क्या होता है, किडनी शेप होता है, या कहें कि बीन शेप। बीन जानते हो, रमास के जैसा इनका शेप होता है, शेप होता है इनका क्या, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो मोनोसाइट्स का फैगोसाइट्स होती हैं, ये लार्ज होती हैं, बड़ी होंगी, है ना, साइज में बड़ी होंगी। हाँ, इनका जो परसेंटेज मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कितनी होती है, 6 से 8%, 6 से 8% तक इनकी क्वांटिटी होती है, मात्रा, ठीक है। अच्छा, लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, बहुत स्मॉल होती है, जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हो, ये स्मॉल है, छोटी है, लेकिन इनकी एक खासियत बात है कि इनकी जो न्यूक्लियस होता है वो इनके बिल्कुल सेल वॉल तक लगभग मान के चलो कि लगभग अटैच रहता है, या यूँ कहें कि इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत कम होता है ना, किन में, लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन आप लोगों को बताने से पहले एक बात बता दूं कि इनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स और टी सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये ना एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि ये डायरेक्ट किसी को नहीं मारती हैं, ये पहले हमको ये मैं जो कहने का मतलब है, ये फौजी तैयार कर देंगे, एक तरीके से एंटीबॉडी बना रही हैं, है ना, तब जाके वो फौजी जो है आपको बॉर्डर पे लड़ेंगे। इनका कार्य ये है ना। बात करें टी सेल्स की, तो टी सेल्स क्या है, किसी की नहीं सुनती। टी सेल्स किसी की नहीं सुनती, इनको दिखता है कि नहीं ये खराब है तो उसी को मार देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट किलर सेल्स हैं। टी सेल्स डायरेक्ट किलर सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट किलर सेल्स, और बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी कि बी सेल्स क्या बनाती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है।